हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं क्लास 10 का हिंदी। दोस्तों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका समय बहुत कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो इसी को लेकर हमने नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 7547 091 691। दोस्तों, यह नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग गद्य के जितने भी लेखक और पाठ है दोस्तों उसको देखते हैं, और किन्होंने लिखा है, कौन पाठ लिखा है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है दोस्तों। क्या है दोस्तों? निबंध है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। विष के दांत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गया है। विष के दांत होना चाहिए, तो जिसके दांत लिखा गया है दोस्तों। कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। विष के दांत क्या है दोस्तों? तो विष के दांत क्या है? कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। और यह किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें। क्या दोस्तों? भारत से हम क्या सीखें। क्या है दोस्तों ये? तो ये भाषण है। क्या दोस्तों? भाषण है। आज देखते होंगे दोस्तों, हमारे भारत देश में अगर कोई व्यक्ति बोलता है क्या कि अरे भाई चलो घूमने, तो जाते हैं दोस्तों हम लोग उसके साथ। ठीक है। अगर कोई कुछ बोल दिया तो बोलते हैं क्या कि अरे भाई देखो ना, हम उससे मिले थे लेकिन वो ना भाषण ही देने लगा, इसलिए हम वहां से चले आए। दोस्तों, आजकल हर कोई भारत में क्या दे रहा है दोस्तों? तो भाषण दे रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है दोस्तों कि भारत से हम क्या सीखे। अगर कोई पूछ देगा तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? भाषण। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखेंगे कि जो भी आदमी आता है सब क्या देने लगता है? तो भाषण देने लगता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन है दोस्तों? मैक्स मूलर है दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? यह पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, इस पहले बता दें कि क्या लिखा हुआ है, ललित निबंध है या फिर कहानी है या स्मरण है। दोस्तों, ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। और यह पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अपना 5वां नंबर सवाल है, नागरी लिपि। दोस्तों, नागरी लिपि क्या है? निबंध है, स्मरण है, भाषण है, क्या है दोस्तों? वो जानना है हमें ना दोस्तों। तो आपको बता दें कि नागरी लिपि निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि क्या है दोस्तों? निबंध है। और यह पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, छठा नंबर, छठा चैप्टर है दोस्तों, बहादुर। क्या है दोस्तों? बहादुर। अब दोस्तों देखना है कि बहादुर क्या है। तो बहादुर क्या है दोस्तों? बहादुर कहानी है दोस्तों। और ये बहादुर किसका नाम था दोस्तों? तो बहादुर एक बच्चा का नाम था दोस्तों। और वह बच्चा बहुत क्या था दोस्तों? तो बहुत वो बच्चा बच्चा जो था बहुत शांत, अच्छा स्वभाव का बच्चा था दोस्तों। लेकिन उसके साथ बहुत अत्याचार होता है, और दोस्तों उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। जब वह अपने घर से बाहर निकलता है दोस्तों, मम्मी से मार खाने के बाद, तो क्या होता है दोस्तों? वह लेखक के घर जाते हैं। लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो अमरकांत जी थे। कौन थे दोस्तों? अमरकांत जी। इनके घर पे जाते हैं क्योंकि इनके घर पे नौकर की तलाश थी दोस्तों। और इनके साला, अमरकांत जी के साला इनको लेकर जाते हैं। किनको? तो बहादुर को लेकर जाते हैं और अमरकांत जी के यहाँ काम पर रखवा देते हैं दोस्तों।
इसके बारे में दोस्तों अगर आपको वीडियो देखना है तो हम डिटेल्स में वीडियो बना देंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। दोस्तों 7वां नंबर चैप्टर है अपना परंपरा का मूल्यांकन। क्या है दोस्तों? परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या है दोस्तों? तब ये निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों 8वां नंबर चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। दोस्तों यह क्या है? तो यह साक्षात्कार है। क्या दोस्तों? साक्षात्कार है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला पाठ की तरफ चलते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 9वां नंबर कह रहा है कि अविन्यो। क्या है दोस्तों? अविन्यो। ये क्या है? तो ललित रचना है दोस्तों। क्या है? ललित रचना। और यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। 10वां नंबर है दोस्तों, 10वां पाठ है मछली। क्या है दोस्तों? मछली है। और मछली क्या है दोस्तों? तो कहानी है। क्या है? बोल दिया क्या कि मछली पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? कहानी है। ठीक है ना? और यह किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th में अच्छा मार्क्स ला सके तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों एक भी वीडियो ना छोड़े। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है दोस्तों तो हमें कमेंट करें, हम उस पर एक पर्सनल वीडियो बना देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला चैप्टर है 11 नंबर नौबत खाने में इबादत। क्या है दोस्तों? नौबत खाने में इबादत। यह जो पाठ है दोस्तों यह किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है? यह पाठ की क्या है दोस्तों? पाठ की कौन सी विधा है दोस्तों? तो व्यक्तिगत चरित्र है। व्यक्तिगत चित्र है। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत चित्र है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला पाठ की तरफ चलते हैं। 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर पाठ है। क्या है दोस्तों? शिक्षा और संस्कृति। क्या है दोस्तों? शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों यह अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि शिक्षा और संस्कृति किस पाठ की विधा है दोस्तों? तो आपको बोलना होगा दोस्तों शिक्षा शास्त्र की विधा है। कौन सी? तो शिक्षा शास्त्र की विधा है। अगर आपको ऐसे पूछे कि शिक्षा और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों मेरे हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसे कहते हैं। दोस्तों श्रम विभाजन कहने का मतलब होता है श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब बांटना। दोस्तों काम के आधार पर किसी चीज को बांटना श्रम विभाजन कहलाता है। और जाति प्रथा क्या होता है दोस्तों? जाति कहने का मतलब होता है धर्म, और प्रथा मतलब क्या होता है? जो पहले से चलते आ रहा है। दोस्तों जाति प्रथा यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग किसी भी काम को बांट देना। जैसे में दोस्तों मान लीजिए कि आप अगर लोहार जाति से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको जात के आधार पर आपको कर्म को बांट दिया जाता है, काम को बांट दिया जाता है। अगर कोई बच्चा ग्वाला के घर में जन्म लेता है दोस्तों, तो उसको गाय धोने का काम किया करवाया जाता है उससे। दोस्तों वो कभी भी चाहे कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, तो दोस्तों नहीं बन सकता है, क्योंकि जाति प्रथा यही कहता है। लेकिन हमारे भीमराव अम्बेडकर ने इसको विरोध किए और बोले कि श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी काम के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए। श्रम विभाजन में होता है दोस्तों क्या कि काम के अनुसार किसी भी चीज काम को कर सकता है। जैसे में मान लीजिए कि हमारा मन है टीचिंग में दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमारा पढ़ाने में इच्छा है तो हम पढ़ा सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्र है। लेकिन पहले के जमाना में होता था जाति प्रथा,
यानी जात के आधार पर। जन्म से पहले ही दोस्तों निर्धारित कर दिया जाता था कि अगर तुम लोहार जाति में जन्म लिए हो तो तुमको लोहार वाला काम करना होगा, अगर ग्वाला जाति में जन्म लिए हो दोस्तों तो ग्वाला वाला काम करना पड़ता था। ये बहुत गलत था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जान लिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। क्या दोस्तों इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था? यानी कह रहा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बोलना होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। वह दलित परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना दोस्तों। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। दोस्तों उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमेरिका और लंदन जैसे शहरों में गए थे, ठीक है ना दोस्तों। अमेरिका तो देश है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो दोस्तों आपको बोलना होगा अमेरिका या फिर लंदन में गए थे दोस्तों। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। दोस्तों अगर आपको पूछ दिया जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण क्या है दोस्तों, तो आपको बोलना होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था दोस्तों? ललई सिंह यादव ने किया था। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन यानी मृत्यु कब हो गया? दोस्तों 1956 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था कहाँ दोस्तों? तो महू मध्य प्रदेश। और मृत्यु कहाँ हुआ दोस्तों? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों पूछा गया है क्या कि उनके यानी कि भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक व मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, मस्ट भी यही सवाल है दोस्तों। पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक व्यक्ति, प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अपना अगला सवाल है क्या दोस्तों, कह रहा है कि उनकी रचनाएं, यानी दोस्तों कोई भी कवि है तो कवि का रचना होता है दोस्तों, यानी कि कौन कौन सा किताब कविता लिखा, कौन कौन सा कहानी लिखा है, यही सब के बारे में दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर की रचना बहुत सारी है। चलिए हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ दिया क्या कि द कास्ट इन इंडिया यह किनके रचना है दोस्तों, तो बोलना होगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये सब दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला है द अनटचेबल्स, दोस्तों ये भी किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला है हु आर सुद्राज, क्या है? हु आर सुद्राज, यह किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। आगे है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, दोस्तों कम्युनिज्म, तो दोस्तों ये भी किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह किनकी रचना है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये सब आपको याद करना होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दोस्तों ये पूछेगा आपको कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन
वीमेन किसकी रचना है दोस्तों? तो आपको बताना होगा कि यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगर पूछ देगा दोस्तों कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो आपको बताना होगा कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है दोस्तों। दोस्तों याद करना होगा क्योंकि क्लास 10th का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है दोस्तों। याद नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा दोस्तों, याद तो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सवाल मेरा स्टार्ट होता है। पहला सवाल कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? दोस्तों पूछ रहा है कि लेखक किसको विडंबना बता रहे हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। दोस्तों लेखक कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। यह कौन कह रहा है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कोई बच्चा अगर जन्म से ही जन्म लेता है दोस्तों और उसका इच्छा होता है मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। दोस्तों किसको इच्छा नहीं होता, सबको इच्छा होता है। लेकिन होता था पहले जाति प्रथा में क्या होता था दोस्तों कि जन्म से ही उसको क्या कर दिया जाता था दोस्तों, तो जन्म से ही कर्म को निर्धारित कर दिया जाता था, यानी काम को निर्धारित कर दिया जाता था। इसको विडंबना माने हैं, कौन माने हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल है अपना, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? दोस्तों आंसर है, चलिए उत्तर लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों कह रहा है क्या कि जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है ना दोस्तों, किसकी कमी नहीं है? तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? श्रम विभाजन को, यानी काम के आधार पर किसी चीज को बांटना ही क्या माना जाता है दोस्तों? तो आवश्यक माना जाता है। श्रम विभाजन को कौन मानता है आवश्यक दोस्तों? तो आधुनिक समाज मानता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? मस्ट बी सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि, यानी कि लेखक क्या आपत्ति जताते हैं जातिवाद के बारे में। देखते हैं दोस्तों क्या है पहली आपत्ति। पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। सही बात है दोस्तों कि जाति प्रथा जो है दोस्तों वह काम के साथ साथ लोगों को भी बांटने का कार्य करता है, जो कि गलत था दोस्तों। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है दोस्तों। यानी दोस्तों जातिवाद लोग को बांटता है ये तो गलत है, लेकिन श्रम विभाजन काम को बांटता है ये तो सही है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों चौथा नंबर, कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है। दोस्तों जाति प्रथा क्या था? अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है या फिर कोई उच्च जाति से बिलोंग करता है, कोई महार जाति से बिलोंग करता है, समार जाति से बिलोंग करता है, तो दोस्तों उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कम होता है। तो इसमें भी भेदभाव लोग करने लगते हैं, जो क्या था दोस्तों? तो गलत था। भीमराव अंबेडकर इसी को दूर करना चाहते थे, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।
हमारे भारत देश में दोस्तों इतना जातिवाद था कि कुछ कहने लायक नहीं था दोस्तों। तो फिर भी हमारे भीमराव अम्बेडकर ने हिम्मत किया और इस जाति प्रथा को हटाया और श्रम विभाजन को लाने में सफल रहा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। दोस्तों जाति प्रथा जो था वह हमारे लिए अच्छा नहीं था। कैसे अच्छा नहीं था दोस्तों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जन्म भी नहीं लिया है और उसको जन्म से ही क्या कर दिया जाता था, कर्म निर्धारित कर दिया जाता था, जिससे ना ही उसका समाज का विकास हो पाता था और ना ही भारत का विकास हो पाता था। इसलिए दोस्तों यह बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण था। चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। यानी दोस्तों कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया दोस्तों और जन्म लेने के पश्चात यानी जन्म लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहेगा अपना चुनिंदा यानी कि अपना मन पसंद वाला काम करने को, तो नहीं दिया जाता था करने दोस्तों, जिसके कारण होता था कि कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाता था और पूर्वजों की तरह ही काम करना पड़ता था। लोगों क्या दोस्तों, लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दोस्तों मजबूरी था, क्योंकि कोई आदमी अगला कदम नहीं बढ़ा सकता था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 6ठा नंबर सवाल है, क्या है दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि लेखक आज की उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। यानी दोस्तों मुख्य रूप से भारत में बेरोजगारी का और गरीब से मरते क्यों थे दोस्तों, उसकी समस्या किसे माना जाता है वो देखना है दोस्तों। तो देखते हैं उत्तर क्या है। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते थे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती थी दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति चाहता कि हम अपना मन पसंदीदा काम कर ले तो नहीं कर पाता था। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को विरोध किया था और श्रम विभाजन को समर्थन किया था। श्रम विभाजन में कर्म के आधार पर किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन जातिवाद में ऐसा नहीं होता था, जाति प्रथा में ऐसा नहीं होता था। चलिए दोस्तों 7वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर सवाल है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। यानी पूछ रहा है दोस्तों, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। दोस्तों आंसर होगा, इस प्रथा में लेखक ने कई पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू से भी प्रमुख है। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर सवाल है दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। दोस्तों आंसर है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण की तरह जैसा भाईचारे का आवश्यक माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को आवश्यक मानते हैं। कौन मानते हैं दोस्तों? तो भीमराव अम्बेडकर मानते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का प्रमुख रचना दोस्तों हम लोग जाने हैं और देखते हैं। दोस्तों भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों? दोस्तों यहीं पर होता है वीडियो समाप्त। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।